हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग आर्क। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएस का प्रीवियस ईयर पेपर। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 2018 के क्वेश्चंस के बारे में। और सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं इसमें साइंस पार्ट को। वैसे तो इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम फोकस कर रहे हैं साइंस पार्ट पर। और हमें इससे हमें ये पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और हमें कहाँ से इसके बारे में प्रिपेयर करना चाहिए। वैसे अगर मैं आपको एडवाइस करूं तो 6 to 10 तक का आप साइंस को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो ईजिली आप सारे क्वेश्चंस को परफॉर्म कर लेंगे। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं न्यूमेरिकल बेस ज़्यादा आ रखे हैं। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एट टाइम t0 अ स्कूटर हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ, कितना वेलोसिटी है स्कूटर का यहाँ पर, हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। अगर हम देखें इसमें हमें दे क्या रखा है, तो u की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है विच इज़ 21 मीटर पर सेकेंड। और इट स्लो डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, a की वैल्यू हमें दे रखी है विच इज़ 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें यूनिट को चेंज करना होगा, हमें स्टैंडर्ड यूनिट में करेंगे तो 0.50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। फाइन। और टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम विच इज़ गिवन एज 4 सेकेंड, टाइम हमें कितना दिया हुआ है, 4 सेकेंड दिया हुआ है यहाँ पर। और स्कूटर हैज़ ट्रेवल, तो एक चीज़ और आप यहाँ पर नोटिस करिए, इट स्लो डाउन विद एन एसिलरेशन। एसिलेशन अगर स्लो डाउन हो रहा है तो क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, यानी कि नेगेटिव एसिलेशन हो रहा है। तो -0.50 हो जाएगा। अब एक बार देखिए फॉर्मूला आपको पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। फाइन, यही हम अप्लाई करेंगे। u की वैल्यू हमें गिवन है विच इज़ 21 इंटू t की वैल्यू 4 है, 4 सेकेंड्स हमें गिवन है, प्लस हाफ इंटू एसेलरेशन। अब एसेलरेशन जो है वो नेगेटिव एसेलरेशन है क्योंकि वो रिटार्डेशन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -0.50। क्लियर। और टाइम की वैल्यू यहाँ पर कितना है, 4 है, तो 4 t स्क्वायर है, देखिए तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फाइन। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर आप इसको सॉल्व करें 84 तो हमारा यहाँ पर आ गया प्लस, है ना। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसको कट आउट करें, आपको पता है यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से अगर हम कैंसिल करें तो 8 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू माइनस का 0.5, ये हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 84 माइनस 4। फाइन। तो 80 क्या आ जाएगा हमारे पास, 80 मीटर, और विच इज़ इक्वल्स टू s, क्योंकि हम इक्वेशन से s को ही लेकर चल रहे थे। फाइन। तो हमारे पास जो s की वैल्यू आ गई विच इज़ 80 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सोडियम इज। सोडियम के इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के लिखने के हमें पता है ऑक्टेट रूल होता है, इसमें के एल एम एन शेल्स होती हैं। और फर्स्ट शेल में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बाद 2, 8, 18 और 32 ये होता है हमारे पास, तो हमें पता है। लेकिन अगर हम बात करें सोडियम की तो हमें पता है सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है विच इज़ 11। तो 11 को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फर्स्ट शेल के शेल है, कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। फाइन, मैक्सिमम एफिशिएंसी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। उसके बाद आता है 8, 10 हो गए, 10 कवर हो गए इलेक्ट्रॉन, तो कितना लेफ्ट हुआ, 1। तो इसके लिए राइट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2, 8, 1 होगी, विच इज़ गिवन इन द फर्स्ट पार्ट, यानी कि ए पार्ट ही इसका राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच कंपाउंड इज सैचुरेटेड ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सबसे पहली बात है सैचुरेटेड मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड मतलब जिसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो। तो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। उसके बाद ए साइक्लिक का मतलब कि इसमें रिंग फॉर्म में ना होकर स्ट्रेट फॉर्म में होगा, स्ट्रेट चेन की फॉर्म में होगा, चाहे ब्रांचेस कितनी भी आ रही हो उसमें, लेकिन स्ट्रेट चेन हो। फाइन, हाइड्रोकार्बन्स का ही ये पार्ट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ब्यूटेन में क्या होता है। ब्यूटेन में देखिए, अगर मिथ, आपको पता है एक कार्बन के लिए मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट हम यूज़ करते हैं। तो मिथ, इथ, प्रॉप और ब्यूट हमने 4 कार्बन का यूज़ करा और सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। तो CH3 और CH2, CH2 और CH3। फाइन, ये हमारे पास एक स्ट्रेट चेन बन जाएगी। तो ब्यूटेन का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है सारे के सारे, ठीक है, सिंगल स्ट्रेट चेन है। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, यानी कि बेंजीन की, आपको पता है बेंजीन रिंग कैसी होती है, अनसैचुरेटेड होती है सबसे पहली बात तो, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड होते हैं, ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि पूछा क्या है, सैचुरेटेड पूछा है। उसके बाद साइक्लोहेक्सेन की बात करें, हेक्सेन
साइक्लोहेक्सेन यानी कि रिंग कंपाउंड है, लेकिन 6 कार्बन्स हैं लेकिन रिंग में है, तो क्योंकि पूछा ए साइक्लिक है नॉट साइक्लिक, क्या पूछा है ए साइक्लिक। और इथीन, अगर हम इथीन की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, ईन आ गया यानी कि डबल बॉन्ड आ जाएगा इसमें, तो इसीलिए राइट आंसर हमारा क्या होगा, ब्यूटेन यानी कि सिंगल बॉन्ड भी हो यानी कि ए साइक्लिक भी हो, और सैचुरेटेड है यानी कि सिंगल बॉन्ड भी होंगे उसमें। तो फर्स्ट यानी कि थर्ड का ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th, इफ an object cover two consecutive equal distance with, हाँ इसको बनाकर देख लेते हैं, टू कंसिक्यूटिव इक्वल डिस्टेंस, लेट सपोज पहले तो वो ए से बी गया और उसके बाद बी से सी गया, तो टू कंसिक्यूटिव इक्वल डिस्टेंस है, लेट सपोज ये वाली एक्स है तो ये वाली भी एक्स होगी क्योंकि उसने इक्वल डिस्टेंस बोला है। हैज़ अ स्पीड ऑफ v1 एंड v2, यानी कि पहले उसकी स्पीड v1 है और बाद में उसकी स्पीड क्या है, v2 आई है। द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होगा बताइए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स यानी कि कितना हो जाएगा 2x, फाइन, अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम के लिए आप देखिए ज़रा, टाइम को कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, फाइन। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, टाइम इज इक्वल्स टू x अपॉन v, है ना। और अगर t1 की बात करें तो t1 इज इक्वल्स टू x अपॉन v1, और t2 की बात करें तो x अपॉन v2, फाइन। तो हम इसको मेंशन कर देंगे यहाँ पर, टाइम की वैल्यू विच इज़ x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2, फाइन। तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 2x अपॉन, यहाँ पर देखिए अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, v1 v2, फाइन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, v2x प्लस v1x, फाइन, v1 प्लस v2 आ जाएगा। और अगर हम x इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए क्या आएगा, 2x v1 v2, इसको सॉर्ट आउट करेंगे और अपॉन में x अगर हमने कॉमन ले लिया तो v1 प्लस v2 ये आ जाएगा, फाइन। x से x कैंसिल, फाइन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, तो जिसका राइट आंसर है विच इज़ डी ऑप्शन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, विच वन इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्या रॉन्ग स्टेटमेंट है, देखिए, सॉलिड एंड लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड वाइल गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, ये तो बिल्कुल सही बात है, गैसेस इजीली कंप्रेस हो सकती हैं, गैसेस स्प्रेड टू ऑक्यूपाई द स्पेस अवेलेबल टू देम, बिल्कुल गैसेस को जितना स्पेस मिलता है वो सभी ऑक्यूपाई कर लेती है। उसके बाद लिक्विड्स इवेपोरेट साइलेंटली प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट, बिल्कुल ये होता ही है, आपने इसके लिए बहुत सारे इफेक्ट पढ़े होंगे कि गर्मियों में जो है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गाँव विलेज में क्या होता है कि जितना भी आंगन होता है उसमें पानी को स्प्रेड कर देते हैं जिससे क्या हो, ठंडक मिले, कूलिंग इफेक्ट मिले, तो लाइटली क्या होता है, स्लाइटली इवेपोरेट होता रहता है लिक्विड और कूलिंग इफेक्ट देता रहता है, बिल्कुल होता है यही। लेकिन अगर हम 4th ऑप्शन की बात करें, द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ N2 गैस एंड 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 28 ग्राम एंड 14 रिस्पेक्टिव, नहीं, अगर हम मोल कंसेप्ट की बात करें तो हमें पता है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू कितना, 1 mole of molecule is equals to gram atomic mass of that molecule which is 28 gram in case of nitrogen, fine। और अगर हम बात करें 1 mole of नाइट्रोजन एटम की तो कितना हो जाएगा, विच इज़ 14 ग्राम, तो यहाँ पर हम वो लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल की बात हो रही तो 28 ग्राम है और इसमें 14 ग्राम है, लेकिन यहाँ पर दे कितना रखा है 0.5 मोल के लिए, बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो दिस इज द राइट आंसर, डी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5th। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विद एन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, फाइन। ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं और कोलिजन का क्वेश्चन है, देखिए वेलोसिटी कितनी दे रखी है, इतना, है ना। कोलाइड्स एंड स्ट्राइक टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक कैसी स्टेट में था, पहले स्टेशनरी में था, ऑफ मास 10 kg, यानी कि उसका जो मास दे रखा है m2 हमें दे रखा है विच इज़ 10। इफ़ द सरफेस इज स्मूथ, अगर सरफेस स्मूथ है, द कंबाइंड ऑब्जेक्ट after collision moves along the same straight line with a velocity of
किस वेलोसिटी से मूव करेगा होता है। फाइन, हम ये देख, इसमें जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो ये है कि मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो अभी देखिए यहाँ पे सबसे हम पहले हम वैल्यूज़ को देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। अगर हम बात करें पहला मास यानी कि m1 की वैल्यू हमें दे रखी है विच इज़ 40 kg, क्लियर। उसके बाद मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद एन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी, फर्स्ट वेलोसिटी यानी कि v1 हमें दे रखी है, सॉरी नॉट v1, इट्स u1 इज हमें दे रखी है कितना, 15 मीटर पर सेकेंड। फाइन, उसके बाद कोलाइड्स एंड स्ट्राइक टू अ स्टेशनरी वुडन। अब जो वुडन ब्लॉक है, आप देखिए वुडन ब्लॉक किस स्टेट में, अगर हम u2 की बात करें तो u2 जो है वो 0 है। u2 0 क्यों है, क्योंकि स्टेशनरी था, वुडन ब्लॉक किस स्टेट में है, स्टेशनरी स्टेट में है, तो u2 तो 0 हो जाएगा। और अगर हम बात करें m2 की, तो m2 हमें दे रखा है 10 किलो का वुडन ब्लॉक है। फाइन, स्मूथ सरफेस एंड कंबाइंड ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में जो है वो कोलाइड करके सेम वेलोसिटी से मूव होने लगे हैं। तो हम एक बात और यहाँ पर हमें क्लियर हो रही है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारी v1 इज इक्वल्स टू v2 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं m1u1 प्लस m2u2, यानी कि ये पूरी बात किसकी हो गई, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल्स टू, अगर आप इसको एनसीईआरटी में भी देखें तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये फॉर्मूला, m2v1 प्लस m2v2। फाइन, अब देखिए m1 कितना है, मास फर्स्ट इज 40 है ना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 15, प्लस m2u2, अब m2 हमारे पास 10 है लेकिन u2 क्या है, 0 है क्योंकि स्टेशनरी था ब्लॉक। और फाइनल वेलोसिटी हमें पता है ये दोनों क्या है, v1 v2 जो है इक्वल है क्योंकि बाद में वो एक ही वेलोसिटी के साथ चलने लगे कॉलिजन के बाद। तो मास, सॉरी यहाँ पर m1 आएगा। फाइन, तो मास हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट का 40 है ना, और v1 हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, प्लस क्योंकि वेलोसिटी हमने पहले ही बता दिया v1 इज इक्वल्स टू v2 है, और मास यहाँ पर कितना है 10। फाइन, तो एक बार हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 600 प्लस ये तो 0 ही हो जाएगा देखिए, और v1 और ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, क्लियर। तो v1 इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या आ जाएगी 600 अपॉन 50, 12 आ जाएगा। तो v1 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 12 मीटर पर सेकेंड। फाइन, ये हमारे पास आ चुकी है फाइनल वेलोसिटी, तो ये आएगी 12, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग अ डिस्टेंस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम इलैप्स्ड। फाइन, यानी कि ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर ऑफ टी स्क्वायर के, स्क्वायर ऑफ द टाइम इलैप्स्ड। व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉ अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए क्या कंक्लूजन बनेगा। देखिए सबसे पहले तो डिस्टेंस और s के लिए हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी यूज़ होती है, और इसमें उसने एक्सीलरेशन के लिए बात करी गई है। देखिए ज़रा, तो हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद जीरो एक्सीलरेशन, द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंट, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। देखिए अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। फाइन, अब ये देखिए इसमें क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसलिए ये टर्म तो हमारी 0 हो जाएगी। तो हमें रिलेशन किसका चाहिए, s इज इक्वल्स टू हाफ a और t स्क्वायर। फाइन, तो यानी कि क्या है, अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इसमें a जो है वो हमारा किसका काम कर रहा है, कांस्टेंट का काम कर रहा है। s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, t स्क्वायर के, तो a कांस्टेंट का काम कर रहा है। तो हम यहाँ पर b ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या है, द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, इस केस में ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, द रिसोर्सेज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ आर, कौन कौन सी रिसोर्सेज होती हैं, सी एंड ओशियन बिल्कुल होती हैं, ये भी स्नो ऑन माउंटेन्स एंड नियर पोल्स, ये भी है, मॉनसून रेन भी होता है। लेकिन अगर हम डी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें, ओशियन भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है, स्नो एंड रेन भी होता है और अंडरग्राउंड वाटर भी होता है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज़ नॉट अ रबी क्रॉप? कौन रबी क्रॉप नहीं है इसमें? तो अगर हम देखें इसमें तो मस्टर्ड भी एक रबी क्रॉप है, पीस भी एक रबी क्रॉप है, वीट भी एक रबी क्रॉप है, बट अगर हम ब्लैक ग्राम की बात करें तो वो एक खारिफ क्रॉप होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, वॉट सेकंड इज अ यूनिट ऑफ? किसकी यूनिट होगी? देखिए अगर हम बात करें वॉट यूनिट किसकी होती है? पावर की। और अगर हम देखें इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम, यही हमारी क्या होती है? पावर की डिफाइन होती है। तो पावर की यूनिट तो क्या हो गई? वॉट हो गई, फाइन। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसकी यूनिट क्या हो जाती है? जूल्स में, फाइन। क्या हो जाएगी? जूल्स। और यहाँ पे क्या है? सेकेंड। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा क्या है? वॉट सेकेंड के बारे में पूछा है। तो वॉट इंटू सेकेंड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जूल, यानी कि एनर्जी की यूनिट होगी ये। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, एनर्जी, फाइन। नाउ ऑर्गन दैट ट्रांसफर ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, अगर हम बात करें हार्ट ही करता है ब्लड का ट्रांसपोर्ट पूरी बॉडी में, तो हार्ट इज़ द राइट आंसर। लेकिन अगर हम बात करें किडनी प्योरिफिकेशन का काम करती है। और लंग्स आपको पता ही है, लंग्स क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है पूरी बॉडी के अंदर, यानी कि ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाने में जो मेन रोल है वो हमारा लंग्स का भी होता है, क्योंकि लंग्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और CO2 को एक्सेल कर देता है, फाइन। और अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर हमारा जो है लीवर का काम होता है बाइल जूस वगैरह को सिक्रीट करना, डाइजेशन में हेल्प करना, फाइन। डाइजेशन में हेल्प करता है हमारा लीवर। अगर हम बात करें ब्लड के ट्रांसपोर्ट की तो हार्ट जो है उसका मेन रोल होता है इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ इतना 5 मीटर पर सेकेंड इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल। अगर वेलोसिटी को ट्रिपल कर दिया, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, यानी कि ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा। तो अगर हम फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी की बात करें, KE1 इज इक्वल्स टू हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, फाइन। तो पहले तो वेलोसिटी कितनी थी? 5 मीटर पर सेकेंड थी। लेकिन लेटर ऑन जो KE1 यानी कि नई काइनेटिक एनर्जी आई वो कितनी आ जाएगी? हाफ m, और क्योंकि उन्होंने बोला कि ट्रिपल कर दिया है, क्या इफ़ द वेलोसिटी को क्या कर दिया? ट्रिपल कर दिया, तो 3। हमें इससे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करें, विदाउट वैल्यू को यूज़ करें हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो 3v का स्क्वायर, फाइन। तो अगर हम देखें रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी जो पहले थी अपॉन काइनेटिक एनर्जी जो अब आई है इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कितने का चेंज आता है? हाफ mv² अपॉन हाफ m, कितना हो जाएगा? 9v² हो जाएगा, फाइन। तो ये तो कॉमन चीज़ है, कैंसिल हो जाएगा। तो v² से v² कैंसिल, तो 1/9, यानी कि 1 से 9 जाने में कितने का चेंज आया? वो भी 8 का चेंज आया, यानी कि 800 परसेंटेज में देखें तो 800% इसका राइट आंसर होगा। तो आंसर नंबर C इज़ द राइट आंसर, फाइन। नाउ नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द ह्यूमन बॉडी इज़, ह्यूमन बॉडी में जो लेंथ है इंटेस्टाइन की वो कितनी होती है? 7.5 ही होती है, वेरी वेल नो। ये बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुका है और ये NCERT में बहुत बार दिया हुआ है। मतलब आप अगर 9th-10th के क्वेश्चंस देखें, 9th-10th के जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उसमें कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। और स्मॉल इंटेस्टाइन द लॉन्गेस्ट सेगमेंट ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, या फिर हम बोलते हैं ईसोफेगस का जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है। आप खुद सोचिए ना, 22 फीट के करीब होती है लेंथ, 22 फीट से सोचिए हमारी हाइट से कितना लंबा हो जाएगा, फाइन। तो देखिए कंटिन्यू, ये होता क्या है? द लॉन्ग कंटिन्यूस पाथवे दैट फूड ट्रेवल्स थ्रू योर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि लॉन्ग पाथवे है जहाँ से फूड ट्रेवल होता है। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू लिक्विड एंड मोस्ट ऑफ इट्स न्यूट्रिशंस आर एब्जॉर्ब्ड, फाइन। अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड इज़ ब्रोकन इनटू लिक्विड, फूड जो होता है वो लिक्विड में ब्रेक डाउन हो जाता है। द वेस्ट इज़ पास्ड ऑन द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि मेन काम जो होता है वो हमारा किस में हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं उसी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेटर ऑन जो वेस्ट होता है वो हमारा पास ऑन हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में और एनस के थ्रू हमारी बॉडी से आउट हो जाता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें। बर्निंग और फ्यूल इज़ अ फिजिकल चेंज, नो, बिल्कुल भी नहीं। अगर बात करें CH4, H2O, CFC एक्सेट्रा नो आर ग्रीन हाउस गैसेज, आर नॉट ग्रीन हाउस गैसेज बोला हुआ है यहाँ पे, बट जबकि ये ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेन ग्रीन हाउस इफेक्ट है, मीथेन इज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट, फाइन। क्लोरोफिल अ ग्रीन कलर पिगमेंट एक्ट एज अ कैटलिस्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल। क्लोरोफिल जो है ग्रीन कलर पिगमेंट है
बिल्कुल ग्रीन कलर पिगमेंट है, वो कैटलिस्ट का काम करता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। और यूरेनियम 235 इज़ नॉन रेडियो एक्टिव। अगर हम बात करें यूरेनियम 235, तो यूरेनियम 235 जो है वो हमारा रेडियो एक्टिव होता है, जबकि यूरेनियम 238 हमारा नॉट रेडियो एक्टिव होता है। तो यानी कि वैसे तो इस क्वेश्चन में हमें बता रखा है जो सबसे सही स्टेटमेंट है वो थर्ड पार्ट है, यानी कि क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, वो कैटलिस्ट का काम करता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। फाइन। अगर हम बात करें इसकी यूरेनियम आइसोटॉप की, तो यूरेनियम के 2 आइसोटॉप होते हैं, यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम 235। देखिए जो यहाँ पे रेड डॉट से एक्सप्लेन कर रखा है वो हमारा है यूरेनियम 238। फाइन। और अगर हम बात करें ब्लैक डॉट यानी कि यूरेनियम 235, इसका अबंडेंस बहुत कम होता है, इसलिए ब्लैक डॉट से हमने इसको एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और जबकि अगर हम रेड डॉट देखें रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है यूरेनियम 238। फाइन। तो 99% तो यूरेनियम 238 प्रेजेंट होता है और 0.7% इसकी अबंडेंस है रेडियो एक्टिव यूरेनियम 235 की। क्लियर। तो जो राइट आंसर है वो हम पहले ही लगा चुके हैं, क्लोरोफिल ही है राइट आंसर। बाकी सब में जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बता रखा है। यूरेनियम 235 रेडियो एक्टिव होता है, ऊपर वाला भी गलत है, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द right. Now question number 16. Consider the following statement in the context of lever of third order. थर्ड ऑर्डर लीवर की, लीवर सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक को कि लीवर क्या होता है, फल्क्रम क्या होता है, एफर्ट क्या होता है, लोड क्या होता है। तो इसके लिए यानी कि ऐसा एक मैकेनिकल फिनोमिना है जिसमें हम फोर्स 1 टाइम फोर्स लगा के उसके 3 टाइम इफेक्ट्स उसका हम देख सकते हैं। फाइन। देखिए ज़रा, ये जैसे ये आपको क्या लग रहा है, एक सीसो वाला झूला टाइप लग रहा है ना, जो हम देखते हैं सीसो वाला झूला। तो इसमें क्या होगा, एक साइड पे लेट सपोज कोई पर्सन बैठा हुआ है, यहाँ पर लोड दिया हुआ है। फाइन। और बीच में इसके फल्क्रम है और यहाँ पर एफर्ट है, यानी कि यहाँ पर हमने अपना फोर्स लगाना है, हमने इसको लोड को अप करने के लिए यहाँ पर हमने अपना फोर्स लगाया। फाइन। तो फल्क्रम क्या है, द पॉइंट एट विच द लीवर रोटेट। फाइन। जिस पॉइंट पे लीवर रोटेट करता है उसी को बोलते हैं फल्क्रम। अच्छा, इनपुट फोर्स क्या होता है, इनपुट फोर्स यानी कि हमने जो फोर्स लगाना है वो क्या है, एफर्ट बोला जाता है। और आउटपुट फोर्स जो लोड हमें ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे कोई वेट है या फिर कोई बंदा बैठा हुआ है, तो वो हमारा क्या होता है, आउटपुट फोर्स होता है। उसके बाद इसमें से 3 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। वो भी पोजीशन के बिहाफ पे कि कब फल्क्रम जो है वो इन बिटवीन होगा किसके, एफर्ट एंड लोड के। और कई बार हम देखेंगे कॉर्नर्स पे हमारे फल्क्रम को शिफ्ट कर रखा है। देखिए फर्स्ट क्लास में क्या होता है, जो हमारा फल्क्रम होता है वो बीच में होता है किसके, एफर्ट और लोड के। और सेकंड क्लास में क्या हो जाएगा, फल्क्रम भी कॉर्नर में होगा और एक एज पे तो होगा हमारा फल्क्रम और एक एज पे होगा एफर्ट, सेंटर में हमारा क्या लगेगा, लोड लगेगा। फाइन। और एक थर्ड केस होता है जिसमें फल्क्रम फिर कॉर्नर पे ही होगा लेकिन सेंटर में क्या होगा, एफर्ट जो होगा वो हमारा सेंटर में लग रहा है, लोड क्या होगा, कॉर्नर में होगा। ये 3 केसेस हैं। तो फल्क्रम ये तीनों अपनी पोजीशन चेंज करें, इस बिहाफ पे ही क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। देखिए अब फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर, अब एग्जाम्पल में आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए ये सीसो वाला झूला है, यहाँ पर एक बंदा ऑलरेडी बैठा हुआ था, ये हमारा क्या था, लोड था। तो लोड हमें दिया हुआ था, हमें क्या लगाना था, एफर्ट लगाना था। फल्क्रम कहाँ था, बीच में था, किसके, लोड और एफर्ट के। फाइन। तो हमने क्या करा, यहाँ पर हैवी वेट का पर्सन जो है वो बिठा दिया, तो क्या हो गया, लोड हमारा ऑटोमेटिकली अप हो गया, है ना, एफर्ट लगाया और लोड हमारा अप हो गया। यही सेम फिनोमिना सीजर में भी होता है। सीजर में क्या होता है, सेंटर में फल्क्रम होता है, लोड यानी कि जिसको हमने कट करना है, जैसे हमने कोई कुछ भी हम कट कर रहे हैं, लाइक क्लॉथ को कट कर रहे हैं या फिर हम किसी कार्डबोर्ड को कट कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए लोड होगा। और एफर्ट यानी कि जो मैकेनिकल फोर्स हम लगा रहे हैं, और हमें फोर्स इस अकॉर्डिंग लगानी है कि हमारी फोर्स ज़्यादा लगे, मतलब कम एफर्ट्स के बाद हमारी फोर्स मल्टीप्लाई होकर लगे, है ना। तो उससे क्या होगा, हमारा काम ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए, अब ये वाला जो है ये सेकंड क्लास ऑफ लीवर है। सेकंड क्लास ऑफ लीवर में हमने अभी दिखाया था कि फल्क्रम क्या था, फल्क्रम जो था वो कहाँ पर था, कॉर्नर में था। और सेंटर में हमारा क्या लग रहा था, लोड लग रहा था सेंटर में, और कॉर्नर में क्या था, एफर्ट। फाइन। हमारा एफर्ट ये हुआ, जो हमने ये एफर्ट लगा रहे हैं ये हमारा एफर्ट हुआ। फाइन। सेंटर में हमारा लोड था, यानी कि यहाँ पे हमने वॉलनट रखा हुआ है, ये हमारा लोड है और ये है फल्क्रम। तो ये एग्जांपल्स के जरिए आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगी ये सब चीज़ें। बात करें स्टेपलर की, तो एक एज में हमारा एफर्ट लगेगा और एक एज में हमारा फल्क्रम होगा, सेंटर में हमारा लोड होगा। फाइन।
अब थर्ड केस की बात कर लेते हैं। थर्ड केस में क्या होता है, देखिए अगर हम बात करें इसमें क्या होगा, फल्क्रम और लोड के बीच में एफर्ट लगेगा, एफर्ट सेंटर में लगेगा, बीच में लगेगा, और फल्क्रम एक एज पे हमारा होगा फल्क्रम और एक एज पे हमारा होगा लोड। फाइन, इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पर देख रहे थे, क्रीपर का एग्जांपल है ये, या फिर हम प्लकर का एग्जांपल देख सकते हैं। तो एक साइड पे तो लोड है ना, बीच में हमने क्या लगा दिया, इसमें एफर्ट लगा दिया, और एक साइड पे फल्क्रम है। तो ये इसका थर्ड टाइप ऑफ लीवर का है, और हमसे पूछा भी थर्ड टाइप का है। देखिए ध्यान से, अब आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ये एफएलई ट्रिक है इनकी क्लासेस को याद करने के लिए। एफएलई के मतलब क्या है, फल्क्रम जब बीच में होगा तो फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर है, और अगर लोड बीच में होगा तो सेकेंड क्लास है, और एफर्ट बीच में होगा तो थर्ड क्लास ऑफ लीवर है। फाइन, अच्छा फर्स्ट क्लास लीवर, फर्स्ट क्लास में हमने अभी पहले भी एक्सप्लेन किया, फल्क्रम कहाँ होगा, बीच में होगा, लोड और एफर्ट के बीच में फल्क्रम होगा। सेकंड क्लास में हमने बताया FLE ट्रिक है, तो L फॉर लोड बीच में आएगा, लोड बीच में आएगा, ठीक है, इस साइड फल्क्रम उस साइड एफर्ट। फाइन, और अगर थर्ड केस की बात करें तो इसमें एफर्ट बीच में आएगा, वही एफर्ट बीच में आ गया, फल्क्रम भी एक एज पे हमारा लोड आ गया। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए इसको ध्यान से समझिए, कैलकुलेशन ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। मैकेनिकल एडवांटेज यानी कि MA का जो फॉर्मूला होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द एफर्ट आर्म अपॉन लेंथ ऑफ द लोड आर्म, लेंथ ऑफ द एफर्ट आर्म और अपॉन लेंथ ऑफ द लोड आर्म। ठीक है, अच्छा लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म, ये देखिए सबसे पहले तो सारी डिस्टेंस को हमने मेज़र किससे करना है, फल्क्रम से ही मेज़र करना है। तो फल्क्रम और फोर्स यानी कि फल्क्रम और एफर्ट आर्म जो है, जहाँ पे एफर्ट लग रहा है और जहाँ पे फल्क्रम है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एफर्ट आर्म। ऐसे ही लोड और फल्क्रम के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लोड आर्म बोलते हैं। क्लियर, अब आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए अब इस वाले केस को देखते हैं ध्यान से। इस केस में क्या होगा, ये हमारा क्या है, फल्क्रम लोड, ये हमारा क्या है बताइए, लोड आर्म, लोड आर्म, और ये हमारा क्या है, एफर्ट आर्म, ये हमारा क्या है बताइए, एफर्ट आर्म। फाइन, और हमें पता है मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, है ना। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। क्लियर, तो इस केस में जो मैकेनिकल आर्म है वो ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है। अब ग्रेटर देन 1 कब होगा, देखिए ग्रेटर देन कब होगा, जब एफर्ट आर्म जो है, ये जो हमारी एफर्ट आर्म है वो ग्रेटर देन लोड होगी। अगर एफर्ट आर्म बड़ी है तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा क्योंकि वो ऊपर आ रहा है ना, और अगर एफर्ट आर्म कम है यानी कि लोड आर्म ज़्यादा हो रही है तो विच इज़ लेस देन 1। तो यहाँ पे दो केसेस आ गए। अगर मैं इस केस की बात करूँ, यहाँ पर देखिए फल्क्रम से ही हमने डिस्टेंस को देखना है, देखिए फल्क्रम से ही हमने डिस्टेंस को देखना है, तो ये तो हमारी हो गई लोड आर्म। फाइन, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारी क्या हो गई, एफर्ट आर्म, ये क्या हो गई हमारी एफर्ट आर्म। और फॉर्मूला क्या है, बाय मैकेनिकल, अगर इस केस में देखिए तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म, एफर्ट आर्म बड़ी हो गई ना, देखिए इस केस में एफर्ट आर्म बिग है, ठीक है, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म करेंगे तो विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ही आएगा क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है। देखिए आप इस डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस कितनी ज़्यादा है। फाइन, तो विच इज़ ऑलवेज, अगर हम बात करें इस केस में, मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, है ना। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में हमने पहली बार फल्क्रम से ही डिस्टेंस को मेज़र करना है। अब ये देखिए, ये पूरा डिस्टेंस किसका है, लोड आर्म का, ये किसका है, लोड आर्म हो गई, है ना। और एफर्ट आर्म कितना है, ये छोटा है एफर्ट का, हम यहाँ पे फल्क्रम से एफर्ट का डिस्टेंस बहुत कम है, तो लोड ज़्यादा है, इस बार लोड ज़्यादा है तो मैकेनिकल लेस देन 1 होगा, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज विच इज़ लेस देन 1 होगा इस केस में। इस केस में ग्रेटर देन 1 होगा, इस केस में लेस देन 1 होगा। फाइन, तो इस केस में दोनों, फर्स्ट केस में दोनों केस अराइज हो सकते हैं, ग्रेटर देन 1 भी और लेस देन 1 भी। क्लियर आई थिंक, ठीक है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं एक बार। है थर्ड ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर में क्या होगा, अभी हमने देखा FLE, यानी कि फर्स्ट में क्या होता है, फल्क्रम सेंटर में होता है, सेकंड में क्या होता है, लोड सेंटर में होता है, और थर्ड में
थर्ड में क्या होता है, एफर्ट सेंटर में होता है। तो थर्ड केस में हमारा क्या हो जाएगा, एफर्ट सेंटर में हो जाएगा। क्लियर? इन दीज लीवर्स द एफर्ट इज इन बिटवीन द फल्क्रम एंड लोड। बिल्कुल सही बात बता रहे हैं, ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि क्या होगा, जो एफर्ट है वो बीच में होगा, इन बिटवीन होगा किसके, फल्क्रम और लोड के। क्लियर है? आई थिंक द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दिस काइंड ऑफ लीवर इज मोर देन वन। इस देखिए, तो एक साइड पे तो हमारा एफर्ट हो गया और एक साइड पे लोड हो गया, और सेंटर पे हमारे पास क्या है, ये है हमारा एफर्ट। फाइन। तो हमें फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, एफर्ट आर्म, लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ठीक है? अब एफर्ट आर्म आप चेक करिए कितनी आ रही है। एफर्ट आर्म अगर हम चेक करें, हम फल्क्रम से मेज़र करते हैं, ये आ रही है हमारी लेंथ, यानी कि ये जो है पूरी हमारी क्या है, एफर्ट आर्म। फाइन। ये जो पूरी आर्म है ये हमारी कैसे है, ये फल्क्रम से लेके लोड की जो लेंथ है, ये हमारी कौन सी लेंथ आ रही है, ये हमारी आ रही है आर्म, यानी कि लोड आर्म। फाइन। तो ये हमारी हो गई एफर्ट आर्म और ये हमारी हो गई लोड आर्म। तो लोड आर्म इस बार ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज है वो लेस देन वन होगा। क्लियर? मैकेनिकल एडवांटेज इस केस में क्या होगा, लेस देन वन होगा। और जबकि यहाँ पे बोला हुआ क्या है, विच इज़ मोर देन वन। बिल्कुल गलत है ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। अच्छा, ट्वीज़र यानी कि प्लकर का केस हो रहा है, जिसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया। ट्वीज़र एंड ह्यूमन आर्म होल्डिंग वेट ऑन द पाम आर एग्जाम्पल ऑफ लीवर ऑफ थर्ड ऑर्डर। बिल्कुल थर्ड ऑर्डर का ही एग्जाम्पल है लीवर में। देखिए एक बार दिखा भी देते हैं हम आपको, ये है ट्वीज़र। ट्वीज़र में क्या होता है, फल्क्रम एफर्ट सेंटर में लगता है, फल्क्रम एक कॉर्नर पर और एक कॉर्नर पर लोड होता है। ठीक है? तो है किसका एग्जाम्पल, आप खुद देख सकते हैं, ये थर्ड ऑर्डर का एग्जाम्पल है, थर्ड केस का एग्जाम्पल है। तो यानी कि अगर हम क्वेश्चन पर जाएं तो हमारा जो है फर्स्ट पार्ट भी सही है और थर्ड पार्ट भी सही है। तो फर्स्ट और सी, ए और सी किस में दे रखा है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये इसका आंसर होगा। क्लियर? अच्छा, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच वन इज रॉन्गली मैच्ड। बताइए कौन सा रॉन्गली मैच्ड है। सबसे पहले तो मरकरी नियरेस्ट टू द सन। मरकरी जो है आपको पता है, मरकरी प्लैनेट जो है विच इज़ नियर टू द सन, ये देखिए नियर है, बिल्कुल सन के नियरेस्ट है। चलिए नेक्स्ट, वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। सैटर्न, देखिए थर्ड पॉइंट देखिए एक बार ध्यान से, थर्ड ऑप्शन, सैटर्न प्लैनेट विदाउट रिंग, जबकि सैटर्न के अंदर क्या होती है, सैटर्न के ऊपर क्या होती है, रिंग होती है। एक बार आप देख भी सकते हैं, अगर हम बात करें सैटर्न की, तो सैटर्न के ऊपर क्या होती है, रिंग प्रेजेंट होती है, अगर आप इसको देखें ध्यान से। और जबकि यहाँ पे क्या बता रखा है, विदाउट रिंग। मास्क और हॉट रेड प्लैनेट, मास्क को रेड प्लैनेट बोलते हैं, बिल्कुल सही बता रखा है। तो जो रॉन्ग आंसर है, विद रॉन्ग जो मैच है वो हमारा सी ऑप्शन है। तो सी इज़ द राइट आंसर इन दिस केस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखिए, अब डिस्टेंस को भी एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी तो नहीं है यही क्वेश्चंस आएंगे, बट हमें टॉपिक्स जो हैं वो इजीली कवर करने हैं, हमने अपने टॉपिक्स को बिल्कुल भी वीक नहीं छोड़ना है। ठीक है? तो मरकरी जो है, अब देखिए मरकरी जो है अगर हम बोलें सन से डिस्टेंस, तो वो 0.4 AU है। AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। फाइन। तो वो 0.4 AU है। वीनस 0.7 है और अर्थ क्या है, 1 AU है, यानी कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। किससे, सन से। मास कितना है, 1.5 गुना है, किससे, 1.4 है, यानी कि 1.5 है। मास 1.5 गुना है सन से दूर। और जुपिटर 5.2 हो जाएगा, सैटर्न 9.6 हो जाएगा, यूरेनस 19.2 और नेपच्यून 30 AU, यानी कि इतनी डिस्टेंस पर ये सब हैं। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एन 8 मीट्रिक टन इंजन पुल्स, एक इंजन है 8 मीट्रिक टन का, पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। 5 वैगन्स मतलब 5 उसमें डब्बे हैं, ये 5 डब्बे से मिलके बनी हुई है वो ट्रेन, मालगाड़ी टाइप है, और 5 वैगन्स हैं, A1 2 3 4 और 5 इसमें वैगन्स हैं, ईच ऑफ 2 मीट्रिक टन्स। और हर किसी का जो है वेट है वो कितना है, मास जो है वो हमारा 2 मीट्रिक टन्स है। ठीक है? अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे, ये ऑब्वियसली ट्रेन है। तो इफ़ द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ, इंजन जो है वो फोर्स एक्सर्ट करता है कितना, 3.5 × 10⁻⁴ न्यूटन, एंड द ट्रैक इज स्मूथ, देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द 1 वैगन ऑन 2, यानी कि फर्स्ट वैगन जो है दूसरे वैगन पे जब वो फोर्स लगा रहा है
तो वो कितना लगाएगा, एक्सर्टेड बाय कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। देखिए इंजन जो है उसके साथ ही वैगन्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इनके कोई सेपरेट इंजन तो है नहीं, तो फोर्स तो उतना ही लगेगा जो एक इंजन लगा रहा होगा, यानी कि फोर्स रिमेन्स द सेम, इतनी ही लगेगी जितना इंजन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। जितना इंजन फर्स्ट वैगन पे लगाएगा उतना ही फर्स्ट दूसरे पे लगाएगा, दूसरा तीसरे पे, और तीसरा चौथे पे, और चौथा पांचवे पर, ठीक है। तो अगर वैगन 1 किस वैगन 2 पे कितना फोर्स लगाएगा उतना ही लगाएगा जितना इंजन का फोर्स होगा, वो कितना है 3.5। तो फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर इन दिस केस, ये हमारा आंसर करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन बट नॉट पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अगर हम बात करें ग्राफ की, तो ग्राफ में एक साइड तो उसने क्या बोल रखा है, डिस्टेंस को दे रखा है, ठीक है। डिस्टेंस को डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्टेंस और टाइम एक्सिस। एक साइड उसने क्या दे रखा है, टाइम एक्सिस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। देन इट मे बी कंक्लूडेड दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद, हाँ अब हमें बताना है कि जो इसकी ये है, अब देखो क्या बोला है उसने, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, एंड विच इज़ नॉट पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के पैरेलल ये भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इस केस में हमें एक्सप्लेन करना है, तो इसमें वो किसके बारे में बात कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। क्लियर आई थिंक। चलिए, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 19। नाउ लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, एन ओपन जीप इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ with a uniform velocity. A person sitting on the front seat project a ball upward. एक पर्सन है फ्रंट सीट पे बैठा हुआ है, उसने एक बॉल को अपवर्ड प्रोजेक्ट किया, फाइन, अपवर्ड आफ्टर सम टाइम द बॉल। एक बात बताइए, जब पर्सन जो है गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है और गाड़ी की वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, तो पर्सन की भी यूनिफॉर्म होगी, ठीक है, तो उसके हैंड की भी यूनिफॉर्म होगी, तो इसका मतलब बॉल की भी क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो आप एक बार आप ये इस चीज़ को अपने आप ट्राई करके भी देख सकते हैं। लेट्स सपोज आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं और आपके हाथ में कीज़ हैं, अगर आप कीज़ को अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो आप देखिए वो सेम स्पीड से आपके पास आएगी, आपके हाथ में ही आएगी, ना कि बैक सीट पे, ना ही आगे। लेकिन अनलेस एंड अनटिल, जब तक ब्रेक अप्लाई ना हो। अगर ब्रेक अप्लाई हो गई तो आप भी फॉरवर्ड फॉल करेंगे और जो कीज़ हैं वो भी फॉरवर्ड फॉल करेंगी, ठीक है। तो वो अलग केसेस हैं, लेकिन अगर हम बात करें इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो इन हैंड ही आएगी बिल्कुल। तो जिसमें फर्स्ट बता रखा है फॉल बैक ऑन हिज हैंड, फॉल इन द फ्रंट ऑफ द जीप बिल्कुल भी नहीं, फॉल ऑन द बैक सीट ऑफ द जीप बिल्कुल भी नहीं, एंड फॉल आउटसाइड द जीप ये भी बिल्कुल नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है कि हेयर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 20 क्वेश्चंस ऑफ 2018 PRT KV एग्जाम। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दीज क्वेश्चंस यू कैन आस्क एंड कमेंट मी। Thank you everyone. If you like this video, do like, share and subscribe to my channel. Thank you everyone.